डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, जो अभी बात संजय सर कह रहे थे, क्या ये जो समझा जाए, जिस तरीके से मैंने शुरू में जिक्र किया था कि नीतीश कुमार साहब के आने के बाद इंडिया गठबंधन जो है वो एक आकार ले पाया, जिस तरीके से तमाम दल जो जो कांग्रेस के साथ मंच पर नहीं आना चाहते थे उनको भी वो लेकर के आए। कई राज्यों में ये दल बहुत मजबूत है, सत्ता में बैठे हैं। जहां सत्ता में नहीं है वहां पर विपक्ष में बैठे हुए हैं एक बड़े वोट शेयर के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा था इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई के हिसाब से। तो क्या ये जो सारा प्रकरण हुआ उसको हम इस तरीके से समझें कि ये फूट डाल करके और कमजोर करने की कोशिश हो रही थी? देखिए, राय जी, पहले तो ये समझें कि इंडिया वर्सेस एनडीए, ये विचारधारा के रूप में अगर आप बांटो तो इंडी में गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं नीतीश जी। अगर सपा की हम बात करें तो वो भी लोहियावादी है। तो नीतीश के आने से, जैसे कि राय जी आपने कहा कि लोहियावादी जो है वो भी इंडी के मंच पे आए और इंडी की व्यापकता बढ़ी। और नीतीश कुमार की जहां तक बात करें, वो बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव रखते हैं। और जब से उन्होंने अति पिछड़ा को लेके और सामाजिक न्याय को लेके, जाति जनगणना को लेके, तीनों मुद्दों को सामने रखा है, तब से समझिए कि ये जो धर्म आधारित जो राजनीति है, धर्म आधारित वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके सामने खड़ा होने लायक एक मजबूत अस्त्र इंडिया को इन्होंने दिया है। तो इसलिए इनकी प्रासंगिकता बढ़ी। और क्योंकि इससे पहले भी कई बार नीतीश जी पाला बदलने में माहिर रहे हैं और पाला बदला भी है, उसको लेके एक मौका इनको मिला। जब अभी जिस तरह से बैठक हो रही थी, हालांकि ये भाजपा का या एनडीए का विषय नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टी अपना अपनी बैठक कर रही है, किसी अध्यक्ष बनाती है, किसका इस्तीफा लेती है, उनका मुद्दा था। लेकिन मीडिया जिस तरह से इसमें कूदी पड़ी थी, बड़े बड़े मुद्दों पे बात नहीं करने वाली मीडिया, जैसे आप मेन स्ट्रीम, राजीव गुप्ता जी ने मेन स्ट्रीम मीडिया कहा, लेकिन मेरा मानना है ये वो मीडिया है जो पूंजीपतियों के हाथ में है और जिनकी नकेल सरकार के हाथ में है। ये वो मीडिया है और उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है कि जो एजेंडा दे दिया जाता है उस पर काम करना है उनको। तो वो जो लगातार पीले पड़ा था कि हर हाल में बिहार की सरकार गिरा दे या फूट डाल दे या टूट जाए, तो ये जनता में जिस तरह से एक जनमानस पे बिठाने की कोशिश की जा रही थी, जनता इतने बार दल बदलना और दलों को टूटना देख चुकी है, तो लोगों को लग रहा था कि बार बार नीतीश कुमार या जेडीयू की को कमजोर बताएं या जेडीयू और आरजेडी में झगड़ा बताएं, तो इससे इंडिया जो गठबंधन है वो कमजोर होता है। चुनाव में वक्त कम बचे है। और क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है राय साहब, उनका मतलब स्वरूप ही एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह होता है। और उसमें जो एक विशेष आइडिया लेके जो, या एक विचारधारा लेके जो आए रहते हैं, जैसे कि संजय जी ने भी कहा कि भाई नीतीश जी को निकाल देते हो तो पार्टी में ज्यादा कुछ नहीं बचता। तो क्योंकि नीतीश जी ने जीतन मांझी वाला कांड भी देखा है, तो अब क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियों में दो पावर सेंटर रखने की स्थिति कहीं नहीं होगी या हो सफल नहीं दिखती है। अगर दो पावर सेंटर हो जाते हैं तो टूट की संभावना बनी रहेगी। इस संभावना को नीतीश जी ने नकारा है और खुद अध्यक्ष जो उनकी पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है। तो मेरा मानना है इससे इंडिया की गठबंधन की ताकत और बढ़ेगी। अब टूट फूट की संभावना से आप ये मानिए कि कम से कम नीतीश कुमार जी की पार्टी में तो नहीं होगा। पहले भी सर्वे सर्वा थे, ऐसा नहीं है, वो जिसे भी अध्यक्ष बनाते थे उनकी कृपा पे ही रहता था, लेकिन अब उन्होंने सीधे कमान ली है। और निश्चित रूप से जो अंदरूनी खींचतान जो रहती है क्षेत्रीय पार्टियों में, दूसरे नंबर के लिए रहती है, पहले नंबर के लिए नहीं रहती है। और दूसरे नंबर में जो भी नेता रहता है उसके कई प्रतिद्वंदी रहते हैं, तो सबको एक साथ लेके चलना उसके लिए, चाहे ललन सिंह हो या कोई भी हो, दिक्कत रहती है। लेकिन जो सर्वमान्य नेता होता है क्षेत्रीय पार्टियों में, वो जो है सबसे ज्यादा ताकतवर रहता है, जैसे कि संजय जी ने भी कहा।
तो मेरा मानना है दो भूमिका रही। पहली, इसमें एनडीए की और भाजपा की क्या भूमिका थी। मेरा मानना है कि चुनाव के पहले वो हर हाल में इंडिया को कमजोर देखना चाहते हैं। इंडिया को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार वास्तव में जो एक बड़े चेहरे हैं, और उन्होंने बड़ा अस्त्र दिया है सामाजिक न्याय वाला, जो कि आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा होने वाला है, ये तय है। तो उस मुद्दे को भी कमजोर कर रहे हैं नीतीश कुमार को डाउन करके, और साथ ही साथ इंडिया को भी कमजोर करने जा रहे हैं। और जिस तरह से नागपुर की रैली में सामाजिक न्याय को लेके न्याय यात्रा की बात राहुल गांधी ने कही, उससे चीजें स्पष्ट हो गई कि अब सामने उनके सामने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के सामने या राम मंदिर के सामने सामाजिक न्याय वाला मसला आने वाला है, और यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसलिए भी प्रासंगिक है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हो जाता है, राय जी, तो राय साहब आप कुछ भी मानिए, राम जो है प्रासंगिक है इस देश में, और राम मंदिर भी बड़ा प्रासंगिक रहा है। हर हिंदू को लगता है भाई राम का मंदिर यहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। बन गया मंदिर, ठीक है, बन गया मंदिर, लेकिन मंदिर बनने के बाद ये जो ध्रुवीकरण अब राम के मंदिर के नाम पे नहीं होगा। आप देखेंगे आगे, एक बार मंदिर बन गया तो वो मुद्दा पूरी तरह से खत्म है, उस पे वोट इनको नहीं मिलने वाला, ये आप मान के चलिए। अब इनके पास एक अस्त्र बचा है, हिंदू मुस्लिम वाला, ठीक है, जो कि आजमाया हुआ है, जिसके जरिए 2 सीट से ये बहुमत तक पहुंचे हैं। और इसके सामने इंडिया का जो प्रमुख अस्त्र है वो है आपका सामाजिक न्याय, जनगणना, जाति आधारित जनगणना, और रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारे जो जरूरी मुद्दे हैं, शिक्षा, ये एजेंडा, ये इनको लेके चलेंगे। और जेडीयू में अगर कोई भी फूट पड़ती है, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी इतने अनुभवी नेता हैं, इस मोर्चे पे अगर वो जैसे कि इन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे, और लेकिन उनके मन को कौन जानता है। लेकिन मैं ये देखता हूं उनकी पूरी राजनीति में कि 2 गलतियों के अलावा उन्होंने कोई गलती नहीं की, और अगर वो इंडिया को कमजोर करते हैं तो तीसरी बड़ी गलती होगी, क्योंकि उनको ख्याल होना चाहिए पिछले चुनाव में जब नड्डा जी गए थे बिहार, तो उन्होंने एक बात कही थी जिसको लेके क्षेत्रीय पार्टियां जो है तत्काल सजग हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य लद चुका है, खत्म हो चुका है, और वो क्षेत्रीय पार्टियों के जड़ों में मठा डालते रहे हैं। एनडीए के साथ कितनी क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी थी जब एनडीए बना था, और आज कितनी पार्टियां जुड़ी हैं और कितनी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं, ये अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जो भी छोटी पार्टियां उनके साथ जुड़ेंगी उनका हश्र क्या होना है। तो अब ये लोकतांत्रिक मूल्यों पे आस्था रखने वाली सारी पार्टियां, समाज के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेके आगे बढ़ने वाली जो पार्टियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सामाजिक न्याय, विकास, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को लेके जो बढ़ने वाली है, उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म, स्वीकार्य प्लेटफॉर्म, जरूरी प्लेटफॉर्म और समय की मांग का प्लेटफॉर्म इंडिया है। और जो भी इसे कमजोर बनाता है इन मूल्यों के और इस लक्ष्य के खिलाफ खड़े होगा, इस चीज को समझना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मीडिया जो आप सुपारी किलर कहते हैं या एजेंडा वाली मीडिया है, कुछ भी कर ले, मेरा मानना है पार्टियां टफ से मस नहीं होंगी। समझदार पार्टियां कितने भी लालच आ जाएं, क्योंकि उनकी प्रासंगिकता और अस्तित्व दोनों का सवाल आगे चल के बनेगा अगर वो विलग होती है तो। डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी सर, एक थोड़ा संक्षेप में जवाब लूंगा। एक दर्शक है, उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। राम मंदिर की बात चूंकि हम लोग भी कर रहे हैं तो इस वजह से कि राम मंदिर को, राम जी को खुश किया जा रहा है, राम खुश होंगे, लेकिन 700 किसानों की शहादत का जिक्र भी उन्होंने किया है, बेरोजगारी का भी जिक्र किया है, 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर भी वो सवाल पूछ रहे हैं, पुलवामा की जांच नहीं हुई ये मुद्दा भी वो उठा रहे हैं। बहुत सारे जो तमाम सारे मुद्दे हैं, उनका ये भी कहना है कि क्या कोई सोच सकता था कि केसीआर हार जाएंगे, लेकिन हार गए। इन सबके बीच उनका एक कहना और है कि एक बीमारू राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य को बीमार कहा जाता था, वहां का मुख्यमंत्री आज डबल इंजन की सरकार को चुनौती दे रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी जो है उसको चुनौती दे रहा है। और उनका जो कहने का अर्थ है सीधा सीधा कि इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या ये जो चुनौती है, इस तरीके से जो नीतीश कुमार का कद निकल करके सामने आ रहा है, जो बढ़ा हुआ कद देखा जा रहा है, जो उनकी मजबूत सियासत देखी जा रही है, उसकी वजह से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया, ऑपरेशन कुछ करने की कोशिश हुई, एक ऑपरेशन के तौर पर ये देखा जाए पूरा प्रकरण?
राय साहब देखिए, ऐसा है कि अंततः उनको पता था कि जो लोग इसके पीछे थे, जो दिन रात मीडिया में खबर चला रहे थे, उनको अंततः पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को समझे कि ना तो सरकार गिरने वाली है, ना ही जेडीयू टूटने वाला है। जिस तरह की खबरें प्लांट की जा रही थी कि 12 विधायकों को लेकर गुप्त मीटिंग कर रहे हैं और वो तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे, और जो ललन सिंह है आरजेडी के मतलब वोट से राज्यसभा चले जाएंगे। दुनिया भर की रणनीतियां अपनी तौर पे बना के इन लोगों ने चस्पा कर दी थी। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये था, इसकी तरफ इशारा किया था मेरे ख्याल से अनिल जी ने, कि या गुप्ता जी ने किया था, कि दरअसल जो एक बड़ी रैली नागपुर में राहुल गांधी की जो हुई, खड़गे जी भी थे, और जिस तरह से उन्होंने रैली में बोला, जिस तरह से भीड़ ने उनको प्रतिसाद दिया, तो उस न्यूज को किल करना था इनको। एक बड़े कदम का जो मैसेज जाता पूरे देश के वोटर में, उसके अवरोध के लिए उन्होंने इसे खड़ा किया। बड़ी छोटी सी बात थी, चाय की प्याली में तूफान पैदा कर दिया इन्होंने। अनिल सिन्हा जी का कहना सही था कि भाई इतनी क्या बात हो गई, इतनी बड़ी सी बात कौन सी है, इतना बड़ा घटनाक्रम था जिसके लिए नागपुर की रैली की खबर को आपने डाउन किया। तो ये सोचा समझा मेरे ख्याल से केवल और केवल इसीलिए उन्होंने किया था। उन्हें पता था नहीं टूटने वाला एनडीए, ना नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपके दर्शक ने एक अच्छा सवाल उठाया था कि भाई पुरुलिया मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, ढेर सारे मुद्दे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, मुद्दा किसानों का भी है। 700 से ज्यादा किसान खत्म हुए, और सारे किसान संगठन 223 किसान संगठन इस समय एमएसपी को लेके एक मत है। जगह जगह गांव गांव में मीटिंग हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में सीएम थे तो उन्होंने स्वयं न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूरी है करके एक रिपोर्ट बनाई थी और मनमोहन सिंह जी को सौंपा था, और बार बार वकालत की थी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। इस चुनाव में ये मुद्दा भी आएगा, और यह मुद्दा अगर वास्तव में किसान वोटों को सिंक कर पाया तो ये भी बड़ा मुद्दा होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेके चल रही है, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य को। लेकिन मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 दिनों से दिल्ली में इस तरह की बैठकें लगातार हो रही है सो कॉल्ड फार्मर लीडर्स की, जो राय साहब ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पे अड़ने के बजाय अन्य जो समस्याएं हैं उन पे भी विचार करना चाहिए। केवल एमएसपी पे या न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अड़े रहने से अब कुछ नहीं बनेगा। ये किसानों को संदेश दे रहे हैं दिल्ली में बैठ के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सो कॉल्ड किसान नेताओं के साथ बैठ के। वैसे ही ये कहते हैं कि 4 जातियां हैं, एक स्त्री है हमारे यहाँ, और एक गरीब है, और एक किसान है, और चौथा कौन सा है राय साहब? महिला। नहीं, महिला। महिला तो आपने मैं ये कह रहा हाँ मैं मैं ये कह रहा हूं राय साहब, यदि एक किसान है, एक किसान महिला गरीब है, सुनिएगा, किसान महिला गरीब है तो किस कैटेगरी में जाएगी? एक किसान महिला अगर गरीब है तो किस कैटेगरी में जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई कैटेगराइज प्रॉपर किया ही नहीं, एक जुमला है ये, जो कि आपको जाति के अगेंस्ट खड़ा किया है इन्होंने। तो सवाल ये है कि इस देश को लेके कोई बड़ी दूर तक की दूरगामी नीति बनाना है, या जुमलों के आधार पे जन समर्थन लेके एन केन वोट जुगाड़ना है और जीतना है चुनाव? तो बीजेपी केवल चुनाव जीतने के लिए सब कुछ तय करती है, सब कुछ करती है, और स्वीकार भी करते हैं कि जिस दिन हम एक चुनाव जीतते हैं, और शपथ ग्रहण को लेकर इनको जल्दी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सर 1 महीना हो गया, 3 तारीख को रिजल्ट आया, और समझिए आज बनी है वहां की सरकार, और 2 दिन अब छुट्टी है। मेरे ख्याल से अगले वर्ष जो है वो कोई दिन मुहूर्त देख रहे होंगे, दिन मुहूर्त के अनुसार ये सरकार काम करेगी। 1 महीना आप सोच सकते हैं, 1 महीना बिना सरकार, बिना मंत्रिमंडल के चल रहा है। तो राम भरोसे चल रहा है, अयोध्या में बैठे हैं भगवान राम, वो चला रहे हैं।
जरूरत क्या है मंत्रियों की, संतरियों की। तो जब आप समझ रहे हैं कि जब हमें अफीम चटा दी जाए, कुएं में भांग मिला दी जाए, तो फिर तर्कों की, मुद्दों की बात बेमानी हो जाती है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अगर अपने अखाड़े में डटा रहा, मुद्दों की राजनीति करते रहा, सामाजिक न्याय के मुद्दे को पकड़ेगा, और नीतीश कुमार जैसे जितने से झंडा बरदार हैं, ये लोग अगर डटे रहेंगे और इस समय पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि सत्ता के लिए इन सारे नेताओं का हमने देखा है स्वरूप। सत्ता के लिए कैसे कैसे इन्होंने उछल कूद मचाई हुई है। अगर इस समय अगर मचाएंगे तो मेरे ख्याल से वो जनता, जो आप जान रहे हैं, एक बड़ा वर्ग है जो चाह रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, ये देश जिस सपनों को लेकर गढ़ा गया था उन सपनों के अनुसार चले। हिंदू मुस्लिम या कि जो अन्य अन्य वर्गों में बांट के आपस में लड़ाई कराने का जो काम हो रहा है उसे रोका जाए। वो जो वर्ग है उसे आप निराश न करें, यह पूरा देश चाहता है। अंत में चलते चलते एक बढ़िया बात आपने कही थी कि नीतीश जी के आसपास जो बड़े नेता रहे अंततः वो निपट गए। मेरे ख्याल से संजय जी कह रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि बड़े नेता के बाद जो दूसरा नंबर वाला है अमूमन निपट जाता था। दिग्विजय सिंह जब थे 10 साल तक सीएम थे, काफी समय तक मध्य प्रदेश के, तो जब उनसे कोई काम लेके मिलने जाता था तो हमारे एक मित्र गए उनसे काम लेके, मैं भी था, तो बड़े प्यार से मिले दिग्विजय सिंह, और प्यार से मिले और उनके कंधे पे हाथ रखा बड़े प्यार से। जैसे ही हाथ रखा दिग्विजय सिंह ने, वैसे ही हमारे जो मित्र थे हाथ को झटक दिए, बोले नहीं नहीं राजा ये मत करो तुम, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाद में हमने पूछा इसका क्या मतलब है, बोले कंधे पे हाथ रखे मतलब निपटा दिए। अगर दिग्विजय सिंह ने कंधे पे हाथ रखा मतलब आपको निपटा दिए बोले। तो मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में ये होता है। बड़े नेताओं या बरगद के पेड़ के नीचे प्राय छोटे पौधे नहीं पनपते। धन्यवाद।